हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो आज हम आए हैं पार्ट 2 लेके सोशियोलॉजी एमसीक्यूज फॉर लेक्चरर जेकेपीएससी जो आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए ये पार्ट सेकंड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी आप पहले वो देख लो, फिर ये पार्ट भी देख लो, ठीक है? या इसके बाद वो पार्ट भी देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें हमने लाए हैं, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है? गेटेड एनक्लेव्स सिंबलाइज द एक्सक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। यस, राइट। ओनली अ फ्यू कैन अफोर्ड टू लिव इन गेटेड एनक्लेव्स, राइट, अपर मिडिल क्लास, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स राइट है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये इस स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और मैंने आपको परसों भी ये लास्ट लेक्चर में भी ये बोला कि हमेशा जो ऑप्शंस है वो पढ़ लो पहले एक बार, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं सोच लेना इसका ए होगा, ठीक है? क्योंकि देखो ये वाला स्टेटमेंट मोस्टली ए पे होता है, बट एग्जामिनर क्या करता है, आप देखना बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, ये स्टेटमेंट मोस्टली तीसरे नंबर पे होता है। क्यों? इसीलिए। और ये स्टेटमेंट जो होता है जिसमें नॉट करेक्ट होता है, ये पहले नंबर पे होता है, इसीलिए ताकि ये देखना है कि आप कितना वहाँ पे केयरफुल हो, आप कितना कॉन्शियस हो, ठीक है ना? आपका पूरा दिमाग उस टाइम पे कहाँ है, आपका दिमाग ऐसे ही है आसमान में, ठीक है ना? तो वो चीज़ वहाँ पे एग्जामिनर बिल्कुल देखता है आपका, इसलिए जो ऑप्शन है वो पूरा देख के ही फिर मार्क किया करो। Second question is, which one of the following is not a principle of qualitative research? Qualitative research की बात कर रहा है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन है, इनफ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसीजर्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, और रिफ्लेक्सिविटी है। तो आपको पता ही होगा। इनमें से जो नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसीजर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ऑब्वियसली, एंड रिफ्लेक्सिविटी तो है ही, ठीक है? Which one of the following does not come under the domain of survey? सर्वे की बात कर रहा है। तो सर्वे हम कब करते हैं? जब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, उस पर सर्वे की जाती है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, ठीक है? टेस्टेड जनरल नॉलेज फॉर फॉर्मुलेटिंग थ्योरी एंड जनरल लॉज, यस, सर्वे करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशंस ऑफ स्पेसिफिक लोकेलिटी, ठीक है ना? उस पर हम सर्वे करते हैं। बट जब एक स्पेसिफिक पर्सन की बात आए, उस पर हम सर्वे नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर ए रहेगा यहाँ पे। इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक पर्सन अगर हमें चाहिए, उस पर हम सर्वे क्यों ही करेंगे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। Whose name is closely associated with the new ecological paradigm in view of the development of environmental sociology? New ecological paradigm in view of the development of environmental sociology. आप सब याद रख लो, इसका आंसर सी है, रिले डुनलोप एंड विलियम आर कैटन। ये आप याद रख लेना। The tribal movements in northeastern parts of India were launched mainly for seeking what? क्या? Socio-cultural status, forest-based rights, political autonomy, और movement against economic exploitation। तो इनमें से कौन सा वाला है, किसके लिए ये नॉर्थ ईस्टर्न में ट्राइबल मूवमेंट्स स्टार्ट हुई थी? ऑब्वियसली इट वाज फॉर पॉलिटिकल ऑटोनमी, ठीक है? पॉलिटिकल ऑटोनमी आप याद रखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच? द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। और मैं एक बात यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टेटमेंट चेंज ही यहाँ पे हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे द है, या कहीं पे होता है न्यू, ठीक है, सामने। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे चेंज हो जाता है? सपोज बताता हूँ। ये जो खाली अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये एक नहीं दिया होता है, ठीक है? और फिर कोई और आता है, वो द लगाता है, तो उसका होता है द अर्बन क्वेश्चन एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच। आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि आपको कभी एग्जाम में खाली आ सकता है इतना अर्बन क्वेश्चन, और आपने एक पढ़ा होगा कि द अर्बन क्वेश्चन इसका है, तो मतलब इसी का होगा, ठीक है ना? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है सोशोलॉजी में जो खाली एक वर्ड से चेंज हो जाते हैं। लाइक
हम अगर बात करें रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, किसका है? मार्क्स का। फिर और एक आया, उसने बोला न्यू रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, बार्न्स, ठीक है। तो यहां पे देखो न्यू लगाने से ही चेंज हो गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे आज से, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो देखो कि इसका कोई और मत है, ठीक है। बहुत बार मैंने देखा है द से एक बुक ही चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आप अच्छे से आज से याद रखेंगे। सो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अभी के लिए, ये थोड़ा रब कर लेते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है, द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये किसकी बुक है? इसका ऑथर कौन है? मैनुअल कैसल्स, ये आप याद रखेंगे। फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। सोसाइटीज हैविंग पर्टिकुलरिज्म एंड एस्क्रिप्शन एज बेसिक फीचर्स आर ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ठीक है। दूसरा, Parsons' scheme of pattern variables cannot be applied to appraise modern tradition polarity। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? देखो, जो सोसाइटीज हैविंग पर्टिकुलरिज्म एंड एस्क्रिप्शन एज बेसिक फीचर्स आर ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ये बिल्कुल सही है। बट जो पार्सन्स स्कीम ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू अप्रेज मॉडर्न ट्रेडिशनल पोलैरिटी, ये गलत स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की या इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जो आर है ये बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट बुक की ये नेट में इतनी बार रिपीट हुई है, बहुत बार। या आप जितने भी सोशोलॉजी के एग्जाम्स देखो, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है नील जे स्मेल्सर, ठीक है ना, NJ स्मेल्सर, ये आप याद रखेंगे। Assertion reasoning. Discourse on domestic violence is not as loud as it should be. Why? Because domestic violence occurs within the four walls of the house. Right? बिल्कुल। आपको अगर पता होगा डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ पे होता है ज़्यादा, फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, एक मकान के अंदर ही होता है। तो ये जो है ये बिल्कुल इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The consequence of any cultural or social activities which is intended and recognized and contributes to the adaptation in a given system is called। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैनिफेस्ट फंक्शन देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आपने कहीं पे एक नल लगाया, टैप, ठीक है ना। तो मेरी ड्राइंग बड़ी ही खतरनाक है। तो एक टैप लगाया आपने, और टैप का मकसद क्या है यहाँ पे? ये आपने एक बाग में लगाया ताकि आप अपने बाग में पौधों को पानी दे सको, ठीक है। ये आपकी, इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। ऐसे समझाऊंगा, इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। क्या कि आपने ये टैप लगाया किसके लिए? ताकि पौधों को पानी दे सको आप। ये आपकी मैनिफेस्ट फंक्शन है, ठीक है। अब लेटेंट फंक्शन क्या है? हिडन फंक्शन, जो आप करने का इरादा नहीं था बट वो हो गया। क्या? इस टैप से पानी नीचे गिरा, पानी रहा यहाँ पे, या कोई आदमी यहाँ से चल के आया, उसको प्यास लगी थी, उसने पानी पिया, आपका नहीं था मकसद ये। जानवर आ गए, यहाँ पे पानी था, उन्होंने पानी पिया, इसको बोलते हैं लेटेंट फंक्शन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं ये। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ
एनी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज विच इज इंटेंडेड, जो मैंने आपको अभी बोला, विच इज इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रीब्यूट्स टू द एडेप्टेशन इन अ गिवन सिस्टम इज कॉल्ड। बताओ जी, अगर मैंने अभी आपको बताया, आया आपको समझ? मैनिफेस्ट फंक्शन, इंटेंडेड, जो आपका इरादा था करने का, ठीक है ना। The growing digital divide in globalization is a matter of change in डिजिटल डिवाइड किसको बोलते हैं हम? इसके पास एक्सेस है इंटरनेट का, कंप्यूटर का, इसके पास नहीं है, इस पॉपुलेशन के पास, को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। मटीरियल कल्चर, ठीक है, मटीरियल है, नॉन मटीरियल आपको पता होगा। मटीरियल कल्चर यही सब चीज़ें, कंप्यूटर है आपका, आपका मकान है, आपका कुछ भी है, ठीक है ना, जिसको हम टच वच कर सकते हो। नॉन मटीरियल कल्चर आपके आइडियाज़ है, ठीक है ना, आपके वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, ठीक है, ये नॉन मटीरियल कल्चर है, ठीक है। इन अ वर्किंग डे द वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स ओवर एंड अबोव द वैल्यू ऑफ देयर लेबर, ओवर एंड अबोव द वैल्यू ऑफ देयर लेबर, ठीक है ना, लेबर के ऊपर, लेबर टाइम, ठीक है, विच गोज टू ओनर्स, ऑब्वियसली बात है वो किन को ही जाएगा, ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टू मेक प्रॉफिट इन मार्केट इज टर्म्ड एज सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मतलब एक मजदूर है, उसका काम था इतना, ठीक है ना, इसको बोला गया था इसको 100 रुपया मिलेगा, 8 घंटे काम करना है, ठीक है। अब इसको काम कराया गया 2 घंटा एक्स्ट्रा, और इस 2 घंटे में 20 रुपये या 30 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब यहाँ तक सपोज देखो यहाँ पे इसको 100 रुपया बोला गया था, हम आपको देंगे, ठीक है, और जो ये वाला टाइम है इसको, इसके लिए इसको कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सपोज मान लो 1000 रुपये की चीज़ बन गई, और ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम है इसमें मान लो 200 रुपये की चीज़ बन गई, तो ये 200 जो है ये हमारा सरप्लस बनता है। ये मजदूर को मिलता ही नहीं है, तो ये किसको मिलता है? जो ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ये 200 मिलता है, इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, ठीक है, सरप्लस वैल्यू। द सेकेंडरी नीड्स, जिनको हम डिराइव्ड नीड्स भी बोलते हैं, एज मैंशनड बाय मेलिनोस्की, मेलिनोस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, ठीक है। द सेकेंडरी नीड्स एज मैंशन बाय मेलिनोस्की आर, वो कौन सी होती है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल या सिंबॉलिक कल्चरल, कौन सी होती है वो? ठीक है, वो होती है सोशो स्ट्रक्चरल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, सोशो स्ट्रक्चरल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये समझाऊँ, थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ आपको। मान लेते हम ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहली होती है इनको बोलते हैं बेसिक और डिराइव्ड नीड्स। इसमें कौन सी आती है? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। सॉरी, ये बेसिक नीड्स होती है, और फिर यहाँ पे ये होती है डिराइव्ड नीड्स, ठीक है। डिराइव्ड नीड्स में क्या आता है? सोशो कल्चरल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और फिर जो टॉप पे आता है, टॉप पे आती है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक एंड इंटीग्रेटिव। ये आप याद रख लेना, इनको बेसिक बोलते हैं, इसको इनको डिराइव्ड बोलते हैं। तो डिराइव्ड में कौन सा आता है? सोशो कल्चरल एंड इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, ये आप याद रखेंगे। रिसर्च इथिक्स प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। रिसर्च इथिक्स, देखो इथिक्स का, रिसर्च इथिक्स का क्या ही मतलब होता है, ठीक है, आपको पता है। रिसर्च इथिक्स का मतलब होता है जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें अलग एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इथिक्स। मतलब कि आपको सपोज आपका जो ये जो होता है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट, उसकी डिटेल्स बाहर ना जाए, उसको हार्म ना पहुँचे, ठीक है ना, उसको किसी टाइप का मेंटल प्रेशर ना आए, उसको
डिप्रेशन ना हो जाए आपके चीज़ों से, ठीक है ना। तो उसमें रिसर्च इथिक्स काम आता है। तो रिसर्च इथिक्स प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है नेट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो कमेंट्स में आप बोल देना कि आपको एक कमेंट आया था कि हमें यूनिट वाइज एमसीक्यूज कराओ, बट यूनिट वाइज में क्या है कि अभी वो पॉसिबल नहीं होगा, बट उसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे ही वो पॉसिबल हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। फिलहाल के लिए हम मिक्सड ही ला रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज। तो बाकी भी आप बोल सकते हो कि मे बी आपको बड़े बड़े मैराथॉन्स चाहिए या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करके चाहिए। और जो मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि सेम कॉन्सेप्ट दो लोगों ने दिया है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, या एक कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरे ने फिर दिया है, ठीक है ना। या कोई कॉन्सेप्ट है, ये कॉइन किया है एक ने, इसको यूज़ किया है दूसरे ने, इसको पॉपुलराइज किया है दूसरे ने, और उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा कि वो सारे उसमें मैं लाऊं, ठीक है ना, इंक्लूड करूं। आई विल ट्राई टू, मुझे लगता है कुछ दिनों में ही वो वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पे आज एंड करते हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखो, 30 क्वेश्चंस तो 2 लेक्चर्स में हो गए। तो ऐसे ही मुझे लगता है एग्ज़ाम तक हम अराउंड 2-4 हज़ार एमसीक्यूज़ तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, सी यू।